हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे इसको यहाँ पे समझिए। तो देखिए यहाँ पे कहता है कैसे इसको डिफाइन करेंगे। एन equation of the form किस फॉर्म का हो, ax plus by plus c then this is equal to 0 where जहाँ की a b और c a b and c ये सब क्या हैं, आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। एंड व्हाट, साथ ही साथ क्या कि कोफिशिएंट ऑफ ए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का जो कोफिशिएंट ए है, वाई का जो कोफिशिएंट बी है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। then it is called linear equation in two variable। linear equation in two variable। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। आप डिफिनेशन क्लियर हुआ। क्या कह रहा था कि कोई भी इक्वेशन है जो कि किस टाइप का हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का हो। ठीक है, जिसमें ए बी सी क्या है, मीन्स एक्स का जो कोफिशिएंट है, वाई का जो कोफिशिएंट है, साथ ही साथ जो सी आया हुआ है, ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कैसे नंबर, रियल नंबर। एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल को लेंगे अभी और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए क्या है यहाँ पे, दिस इज 2x प्लस 5y प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट 2 है, y का जो कोफिशिएंट 5 है एंड c की जगह पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 10। मीन्स a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 10। क्लियर। तो ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हो गए। और अब देखेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट 2 है, y का जो कोफिशिएंट 5 है, ये कभी 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखें 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, एक तरह का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम कंसिडर करें क्या, √2x प्लस √3y एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट √2 है, y का जो कोफिशिएंट √3 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, √2 हो गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यदि हम c की वैल्यू निकालना चाहें तो 10 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो -10 हो जाएगा। इस तरह से c की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगी, -10। क्या देखने को मिलेगी, -10 मिल जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए √2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड √3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो कंडीशन है कि x का जो कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। उसके सारे कंडीशन को ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। क्लियर है। अगला हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन ऑफ linear equation, solution of linear equation। ठीक है। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन अभी हम लोगों ने कंसिडर किया था उसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सोल्यूशन क्या होता है, कोई भी पेयर ऑफ वैल्यू क्या करता हो, यदि उस दिए गए लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वह क्या बन जाएगा, उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाएगा।
कोई भी पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स वाई का जो दिए गए लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वह पेयर ऑफ वैल्यूज उन दिए गए लीनियर इक्वेशन का क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, क्या दोज पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y which satisfies the given linear equation। क्लियर है? क्या बोला गया, एक्स वाई के वे पेयर ऑफ वैल्यू जो दिए गए लीनियर इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। अब कैसा लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो पेयर ऑफ वैल्यू जो है एक्स वाई, इसे क्या बोला जाएगा, इस दिए गए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाएगा। देन इट इज कॉल्ड solution of linear equation। क्लियर है? देन इट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पेयर ऑफ वैल्यूज क्या है, कि एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं अल्फा है, वाई की वैल्यू क्या है, बीटा है, और यहाँ पे देखेंगे कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा एंड वाई इक्वल्स टू बीटा दिए गए लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कब बनेगा, जब एक्स मीन्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा वाई इक्वल्स टू बीटा दिए गए लीनियर इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। तो लेट एक्स इक्वल्स टू अल्फा एंड y equals to beta will be solution of linear equation ax plus by plus c equals to 0 if, ये कब होगा, जब x की जगह अल्फा y की जगह बीटा रख के सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड के क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। मीन्स a इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो यदि x इक्वल्स टू अल्फा y इक्वल्स टू बीटा इस दिए गए कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये x इक्वल्स टू अल्फा y इक्वल्स टू बीटा इस दिए गए लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? अब एक एग्जांपल यहाँ पे करिए, समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। 5x माइनस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू यदि हम 3 रखते हैं, y इक्वल्स टू यहाँ पे हम 2 रखते हैं, सॉरी आप देखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 रखते हैं, y इक्वल्स टू 2 रखते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए 5x माइनस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 9। 5 इंटू 3 माइनस 2 सॉरी 3 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 9। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड दिस इज इक्वल टू 9। 15 माइनस 6 विल बी 9 एंड दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2 इस दिए गए लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2 दिए गए लीनियर इक्वेशन का क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। क्लियर है? ओके। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या पढ़ना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसी को यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो कहता है क्या कि 2 लीनियर इक्वेशन को बोला जाएगा कि वो साइमल्टेनियस है एक दूसरे के। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन को बोला जाएगा कि वो साइमल्टेनियस है कब, जब उसके पास कम से कम एक पेयर ऑफ वैल्यूज क्या होना चाहिए, मतलब एक पेयर ऑफ वैल्यूज ऐसा होना चाहिए जो उस दिए गए इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे,
टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन है किसमें, x और y वेरिएबल में, ठीक है। उनको बोला जाएगा आर सेट टू फॉर्म साइमल्टेनियस, क्या बोला जाएगा कि वो साइमल्टेनियस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आर सेट टू फॉर्म साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या बोला जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा इफ क्या हो, सेम पेयर ऑफ वैल्यूज, इफ सेम पेयर ऑफ वैल्यूज satisfies, if same pair of values satisfies, ठीक है ना, सेम पेयर ऑफ वैल्यू satisfies बोथ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, बोथ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये सेम पेयर ऑफ वैल्यूज क्या करता हो, दोनों बोथ लिखा गया, बोथ लीनियर इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, बोथ लीनियर इक्वेशन, ओके। तो दोनों लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, साइमल्टेनियस हो जाएंगे, ठीक है ना। जो दोनों लीनियर इक्वेशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियस। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सेम पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई बोथ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम। पहला जो एग्जांपल हम देखेंगे 3x + y - 11 दिस इज इक्वल टू 0। और सेकंड अगर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे सेकंड जो है x - y इज इक्वल टू x - y - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए, ये दो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को बोला जाएगा कि ये साइमल्टेनियस है। कब, जब इनके पास एक ऐसा पेयर ऑफ वैल्यूज हो जो दोनों का क्या हो, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है ना। इन सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y के सेम पेयर ऑफ वैल्यू क्या करता हो, दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे देखते हैं, हम क्या करें, x इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं, y इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं, और दोनों को सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। तो पहले में अगर हम सॉल्व करें 3 × 3 + y की जगह क्या है 2 - 11। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 3 × 9 + 2, ठीक है, क्या हो जाएगा +2 - 11, ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है, 11 - 11 दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 दी गए लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर इसको देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, x इक्वल टू x - y, ठीक है, x - y - 1 में अगर हम इसको पुट करके देखें क्या ये होल्ड कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है, y की जगह क्या रखते हैं 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 0, क्या देखेंगे 3 - 2 विल बी 1 एंड दिस इज -1 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सेम पेयर ऑफ वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 सेम पेयर ऑफ वैल्यू दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 क्या हो गया, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गए, साइमल्टेनियस हो गए। ओके, क्लियर। अब हम लोग आगे जो देखेंगे, आगे जो हमें पार्ट पढ़ना है उसे
हम लोग अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वो होगा क्या, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वस टू 3 एंड y इक्वस टू 2, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई किया ना। तो ये x इक्वस टू 3 और y इक्वस टू 2 इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या बन जाएगा, मीन्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। x इक्वस टू 3 एंड y इक्वस टू 2 विल बी द सोल्यूशन ऑफ बोथ बोथ लीनियर इक्वेशन विच इज साइमल्टेनियस। ठीक है ना, ये दोनों साइमल्टेनियस हो गए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि साइमल्टेनियस होने के लिए कि सेम पेयर ऑफ वैल्यूज दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x इक्वस टू 3 y इक्वस टू 2 सेम पेयर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये साइमल्टेनियस हो गया और x इक्वस टू 3 y इक्वस टू 2 इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर। अब आगे का जो पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है, दिस इज ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसी को यहाँ पे समझे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के होने के लिए कम से कम दो लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है। दो लीनियर इक्वेशन जब आपस में कंसिडर किए जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मिलके सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम मतलब क्या, दो, यानी कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा सिस्टम, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कितने वेरिएबल के हों, टू, इन टू वेरिएबल्स। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, को बोला जाएगा इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोला जाएगा। कब, जब इफ इट हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है ना, एट लीस्ट वन सोल्यूशन। बात समझ में आई, क्या कह रहा गया, दो लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा सिस्टम जिसके पास कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है 3x + y - 11 दिस इज इक्वल टू 0 एंड x - y - 11 दिस इज इक्वल टू 0, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये x = 3 एंड y = 2 को क्या कर रहे हैं, दोनों सेम पेयर ऑफ वैल्यू को क्या कर रहा है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, x = 3 एंड y = 2। ठीक है, तो यदि कम से कम एटलीस्ट वन सोल्यूशन इस दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गए। ठीक है ना, ये दोनों लीनियर इक्वेशन कैसे हो गए, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि इनके पास एक सोल्यूशन एटलीस्ट क्या कर रहा है, x = 3 एंड y = 2 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को होने के लिए कम से कम उसके पास एक सोल्यूशन होना ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा, कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनकंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर समझें तो देखिए इसी का कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें कंसिस्टेंट में क्या था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था, बट यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जिसके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, उसके पास कोई भी सोल्यूशन ना हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। इस तो अब इसके एग्जाम्पल को यहाँ कंसिडर करें तो देखिए, अगर हम देते हैं क्या x + y = 3 एंड दूसरा क्या है 2x + 2y दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आप ये जो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन देख पा रहे हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम x और y को भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई भी वैल्यू x y के पेयर ऑफ वैल्यू अगर रखें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, ये x और y पेयर ऑफ वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो अब ये जब नहीं करेगा तो इसके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो पेयर ऑफ जो वैल्यूज होंगे x y के क्या बन जाएंगे कि सोल्यूशन बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई पेयर ऑफ वैल्यूज है नहीं जो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि x + y = 3 एंड 2x + 2y = 7 ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। इनके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है या फिर कहीं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है, ये इनको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है। ठीक है, क्या है हमें पढ़ना है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या? सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला जो मेथड होता है, हमें जो पहला देखने को मिलता है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा जो हमें पढ़ने को मिलता है वो क्या होता है, अलजेब्राइक मेथड। ठीक है ना, कौन सा मेथड है, अलजेब्राइक मेथड। ठीक, अब देखिए ग्राफिकल मेथड में हम यहाँ पे तीन केस के बारे में स्टडी करेंगे। इसी तरह से अलजेब्राइक मेथड है, अलजेब्राइक मेथड में भी हम क्या करेंगे, तीन मेथड है। ठीक है, इसमें भी क्या है, तीन केस को स्टडी करेंगे एंड इसमें भी अलजेब्रिक मेथड है तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग जो है तीन मेथड है, इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला मेथड है आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या पढ़ना होगा हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और चौथा क्या होता है, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो ये तीन मेथड हो गए जो कि अलजेब्राइक मेथड है। और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड में हमें तीन केस लेकर के पढ़ना है। ठीक है, और कैसे कौन कौन से केस हैं इसको भी हम जस्ट बताएंगे जब ग्राफिकल मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये इसमें क्या है, अलजेब्राइक मेथड में तीन यहाँ पे मेथड हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला जो मेथड हमें पढ़ना है वो क्या है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अगर हम दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करें जनरली, ठीक है, कंसीडर टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। टू लीनियर इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं हम? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम बनाने के लिए कितना? दो लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है, तो इसी को हम बोल सकते हैं कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, भी ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो हम पहला मान लेते हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0। सेकंड क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि सिस्टम, यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। वहाँ पे क्लास 9 में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, आप देखे होंगे, इसका जो ग्राफ बनता था एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, ठीक है ना। क्या मिलता था? एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे उनको सेम ग्राफ पे क्या किया जाएगा, ड्रा किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि हर एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जो भी बनेगा वो कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन से जो पहला ग्राफ बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको हम मान लेते हैं L1, ठीक है। पहले लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा उसे मान लेते हैं L1, और दूसरे लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन उसे क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L2। इसका मान लेते हैं L1, इसका मान लेते हैं क्या, L2। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, L1 और L2 को दोनों क्या किया जाएगा, जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 3 केस राइज हो सकता है। सोचिए कौन कौन सा केस राइज हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब कुछ इस तरह से हो जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, मीन्स कंसाइड कर जाए, मतलब कुछ इस तरह से हो जाए। जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन L1 हो गया, ठीक है, ये लाइन L1 हो गया, इसी के ऊपर दूसरा भी लाइन क्या आ जाए, कंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है। और तीसरा केस यहाँ पे क्या राइज हो सकता है, तीसरा केस अगर हम बात करें तो तीसरा केस हमें क्या देखने को मिलेगा, तीसरा केस में हो जाए क्या कि ये दोनों मान लेते हैं इंटरसेक्ट ना करे, ओवरलैप ना करे, तो क्या हो सकता है कि ये पैरेलल हो जाए, इस तरह से क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, इस तरह से क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि 3 केस यहाँ पे अराइज होंगे, तो हम बारी बारी से इन सारे केसों को क्या करेंगे, केस फर्स्ट हो गया ये, ठीक है, ये केस सेकंड हो गया और ये केस थर्ड हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी स्टडी करेंगे, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड, जिसमें से पहले केस को हम समझेंगे कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कितना सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। केस फर्स्ट में आप क्या देखेंगे, केस फर्स्ट यहाँ पे केस फर्स्ट, ठीक है, यानी कि क्या, व्हेन लाइन L1 एंड L2, व्हेन लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट क्या करते हों, इंटरसेक्ट करते हों, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हों, इंटरसेक्ट करती हों, तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यदि दोनों लाइनें एक दूसरे को, अब इस तरह से अगर देखिए ग्राफ प्लॉट करिए ऐसे, ठीक है,
इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए दोनों लाइन क्या हों, इंटरसेक्ट करती हूँ। मान लेते हैं एक लाइन ऐसे हुआ, एक लाइन कुछ जो है कुछ इस तरह से गया, ठीक है। सेकंड लाइन जो है कुछ इस तरह से चला गया। आप क्या देख पा रहे हैं, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, मान लेते हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, P। इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हम, मान लिए कि अल्फ़ा है, ये क्या है, बीटा, अल्फ़ा बीटा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो माने कि ये दोनों लाइनें L1 और L2 दोनों पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वस टू अल्फ़ा एंड y इक्वस टू बीटा, ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और वो भी कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मीन्स x इक्वस टू अल्फ़ा एंड y इक्वस टू बीटा विल बी यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कितने सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, वो भी कैसा, यूनिक होगा। क्यों, क्योंकि अभी ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इस वजह से इसके पास कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस अगर हम यहाँ पे देखें, सेकंड केस अगर यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 क्या करते हों, कंसाइड कर जाए। कंसाइड मतलब यहाँ पे क्या, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, जो कि अभी हम जस्ट आपको बताए थे, ठीक है। तो कहता क्या है कि व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 आर कंसाइडेंट, क्या हो, कंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। कंसाइडेंट मतलब सिंपल है कि ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। अगर ओवरलैप कर जाएं तो कैसे यहाँ पे इसको हम लोग समझेंगे, उसको यहाँ पे हम सॉल्व देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये ग्राफ यहाँ पे हम बनाए, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप समझेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया क्या, ये एक्स एक्सिस हो गया। और अब ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ग्राफ में क्या कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर जा रही हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो मारते ये L1 हो गया। अब इसी के ऊपर दूसरा भी लाइन क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। ये L2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर जा रही हैं, ठीक है। तो जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो इस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि बताइए इसके पास कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि जो दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे मिल रही हैं। जब एक पॉइंट पे मिली थी तो उसके पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि पहला केस हम लोग पढ़े थे। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर जा रही हैं, ठीक है, कंसाइड कर जा रही हैं। मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मिलेंगी। इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यदि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर रही हैं और पूछा जाए कि बताइए कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। अब एक केस और आपको हम बता दिए, तो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ग्राफ के थ्रू आप लोगों ने क्या किया, इसको समझ लिया। अगर आपको देख करके अगर हमको बताना रहे, आपको अगर देख करके बताना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख करके बताना रहे कि वह कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, इसके पास कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम आप देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो कैसे पहचानेंगे कि ये इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कंसाइड कर जा रही हैं,
ठीक है। तो अगर जो इक्वेशन हम लोग कंसिडर किया था हम लोगों ने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दोनों लीनियर इक्वेशन के अगर हम ग्राफ बनाए तो दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप कर जा रही हैं, कंसाइड कर जा रही हैं। तो इस केस में अगर हम जनरली अगर देखें ग्राफ के बिना अगर हमें पता करना हो कि ये इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन क्या है कि a1x पहले लीनियर इक्वेशन का जो x का कॉफिशिएंट है और सेकंड लीनियर इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट का रेशियो a1/a2, इसी तरह y का जो कॉफिशिएंट है दोनों का b1/b2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या c1/c2। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये कंडीशन आप अगर होल्ड कर रहा है कोई लीनियर इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, कंसाइड करेगा। मतलब क्या कि अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो इसके पास कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके पास कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर यही केस जो पहला आप लोगों ने, अगर पहले केस में हम लोगों ने जो पढ़ा है यहाँ पे पहला केस आप देखेंगे, पहले केस में अगर हम ये पता करना हो कि ये जो है, पहले केस में पता करना हो देख करके कि ये इसके पास कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला कंडीशन होल्ड करे, क्या a1/a2 उसके साथ क्या b1/b2 दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसके पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी सारे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे आप लोग पहचानेंगे, ठीक है। हम थर्ड केस की बात करें, केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में अगर देखेंगे क्या कि अभी तक क्या था, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। दूसरा केस पढ़ा हम लोगों ने कि क्या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, कंसाइड कर जाए, ठीक है। अच्छा थर्ड केस क्या हो गया, थर्ड केस में अभी हम बताए थे क्या, थर्ड केस में दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। एंड द लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल, क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। यदि पैरेलल हो जाती हैं तो इस केस में कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इस बात को यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए ग्राफ अगर आप समझे, आप यहाँ पे ग्राफ देखिए, ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब इसको हम अगर हम ग्राफ ड्रा करें, मान लेते हैं इसका दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल, तो ये हो गया L1, ठीक है, और सेकंड ये हो गया, इसे बोल दिए क्या L2, ठीक है। क्या हो गया, ये L2 हो गया, ठीक है। L1 L2 दोनों क्या दिखाई दे रही हैं, आपस में पैरेलल दिखाई दे रही हैं। तो देखिए जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट की थी तो उसके पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट किया था, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कंसाइड की तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट किया। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर पा रहे, दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ना ही कंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब इसके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ कैसा है, पैरेलल है, तो यदि पूछा जाए कि इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, तो इस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई भी सोल्यूशन कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होता है, इसको हम इस तरह दिखाते हैं a1/a2 एंड दिस इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में, ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, जब दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो, मतलब क्या कि जब अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास कोई भी कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बात को अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। पहला केस जो हम लोगों ने पढ़ा कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं,
सेकेंड केस हम लोगों ने पढ़ा जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कंसाइड कर जाएं, और थर्ड केस हम लोगों ने पढ़ा कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अब हर एक केस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू ग्राफ बना करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं।